हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का आज मेरा यह 5वां वीडियो है। 4 वीडियो इससे पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वह नहीं देखें तो जल्दी से उसे देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है काफ़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। और दोस्तों आपको वादा दिलाता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप वो सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज मेरा 5वां वीडियो है, जिसमें कि हम 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे और काफ़ी शानदार तरह से करेंगे। और दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा से समझाएंगे ताकि आप सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर सकें, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। पहला प्रश्न में कह रहे हैं कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा है प्रति मीटर और तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लेंस का क्षमता का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है? तो देखिए लेंस का क्षमता का SI मात्रक देखिए P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/F, ठीक है। और F जो होता है दोस्तों यह मीटर में होता है, यानी ठीक है, यानी कि ये 1/M, ठीक है। यानी कि यह क्या हो गया प्रति मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं M के पावर -1, यह यानी कि प्रति मीटर हो गया। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और 1 इसी को ही जो है हम लोग डायोप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी डायोप्टर और प्रति मीटर दोनों ही लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रति मीटर को ही डायोप्टर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दे रहा है प्रति मीटर और डायोप्टर, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यह लेंस का क्षमता का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। इससे जो है एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण, तो इसी से बनेगा, ठीक है। P इक्वल टू 1/F। F जो होता है, F जो है फोकल लेंथ है और यह पावर ऑफ लेंस है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ जो होता है मीटर में रहना चाहिए, ठीक है। तो यह फार्मूला को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर पे। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में करें कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वह सबसे मैक्सिमम किस में होगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शीशा, दूसरा है जल, तीसरा है हवा और चौथा है हीरा, ठीक है। तो देखिए सभी का हम आपको लिख दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। आप देखिए पहले शीशा यानी ग्लास का जो होता है कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है। और जल का कितना होता है वाटर का 1.33 होता है और हवा का होता है 1 और हीरा का कितना होता है 2.34। तो देखिए सबसे मैक्सिमम इसमें यानी सबसे अधिक कौन हो गया, तो हीरा हो गया, यानी 2.34 सबसे मैक्सिमम हो रहा है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हीरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, हीरा, ठीक है। यानी हीरा का जो अपवर्तनांक होता है दिए गए ऑप्शन में जो है सबसे अधिक है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर में करें कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो धारा की आवृत्ति ज्ञात करना है। देखिए आपको जो प्रतिवर्ती अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन दिया हुआ है, इससे जो है आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी शानदार तरह से बता रहे हैं आपको। देखिए आपको फार्मूला एक याद रखना है ओमेगा इक्वल टू 2πf, ठीक है। 2πf यहाँ पे f मेरा जो है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू जो होता है दोस्तों वह साइन पाई होता है, यानी साइन के बगल में जो वैल्यू है यह ओमेगा का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आप धरिए, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया 100 पाई हो गया, ठीक है। 100 पाई हो गया, तो और यह 2πf हो गया। f मेरा फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो देखिए इसी को अगर f बराबर आप लिखिएगा, f बराबर कितना हो जाएगा 100 पाई बटा के 2π, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया और इसको कितना मतलब कटेगा 50 मतलब कट गया, ठीक है। 50 मतलब यानी कि यह मेरा 50 आ गया। तो 50 कितना दिया हुआ है 50 साइकिल पर सेकंड, यानी CPC का जो फुल फॉर्म होता है साइकिल पर सेकंड होता है। तो मेरा 50 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, साइकिल पर सेकंड, ठीक है। यह फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हर्ट्ज भी हो सकता है, 50 हर्ट्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं दोस्तों, आप इस फार्मूला को आप याद रखेगा, ओमेगा इक्वल टू 2πf और ओमेगा का जो वैल्यू होता है साइन का बगल का जो होता है 100 पाई, यह इसका वैल्यू हो गया। और एफ हमें निकालना ही है, इस फार्मूला पे धर दिए, मेरा 50 आ गया आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर पे। चौथा नंबर में कह रहा है कि निर्वात या हवा में विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेग होता है, यानी निर्वात और हवा में जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है उसका वेग कितना होता है। तो उसका जो वेग होता है दोस्तों वह 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, यानी प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में दे रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन मेरा 5वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि और गेट का बुलियन व्यंजक है। और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों आपको पहले जो वीडियो करवाए हैं, अगर वो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि एंड गेट का जो होता है निकालने का जो है बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो देखिए डी से डॉट होता है, ठीक है, डी से डॉट होता है, यानी मेरा जो आउटपुट होगा वह ए डॉट बी होता है, ठीक है। यह मेरा एंड गेट का हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको और गेट का पूछा है, तो और गेट का जो हो जाएगा वह y = a + b हो जाएगा, ठीक है। y = a + b हो जाएगा और गेट का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। y = a + b और y = a.b जो है एंड गेट का है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। और देखिए और गेट का जो सिंबल होता है वह किस तरह का होता है? और गेट का सिंबल इस तरह का होता है, तो आप इसे सिंबल भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए और बी इनपुट दे रहा है, तो वाई जो हो जाएगा वो आउटपुट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो a + के b, ठीक है। आप सिंबल याद रखिएगा और बुलियन व्यंजक जो होता है दोनों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में क्या? जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। यानी जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है वह अपने प्रारंभिक परिणाम से आधा हो जाता है उसे कहते हैं औसत आयु, अर्ध आयु, आवर्त आयु या अपक्षय आयु। तो उसे जो है अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है, अर्ध आयु। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अर्ध आयु। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर करने से पहले दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि ब्रिस्टर नियम जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा μ = tan IP, ठीक है, tan IP। यानी म्यू जो हो गया यह मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और IP जो है यह पोलराइजेशन एंगल है, ठीक है। यानी ध्रुवन कोण और यह अपवर्तनांक में जो दोनों रिलेशन बताता है वह ब्रिस्टर लॉ के द्वारा निकलता है। तो यह जो रिलेशन होता है μ = tan IP होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में? सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमा यानी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन होगा वह क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा डायमेंशन जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वह ml² A⁻1 और T⁻2 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ml² A⁻1 T⁻2। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, फाइनल इमेज बनता है, उसका जो प्रतिबिंब रहता है वह कैसा रहता है? उल्टा और छोटा रहता है, सीधा और बड़ा रहता है, उल्टा और बड़ा रहता है, सीधा और छोटा रहता है। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और बड़ा रहता है, ठीक है, उल्टा और बड़ा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, उल्टा और बड़ा। और आप याद रखिएगा आभासी, ठीक है, आभासी बनता है, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा, बड़ा और आभासी बनता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 10वां नंबर में कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। यानी स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर आप इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वह क्या होगा, ठीक है। तो यह भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए B = जो यानी कि मेरा जो फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? यह मेरा λ/d/d होता है, ठीक है। यानी यह मेरा कैपिटल D जो है वह स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है, ठीक है। तो अगर आप इसे इंक्रीज करते हैं तो फ्रिंज का जो विड्थ होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बढ़ती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आप इस फार्मूला के माध्यम से हम निकालें कि जो फ्रिंज की चौड़ाई का जो रिलेशन होता है स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपको डी इंक्रीज करते हैं तो यह फ्रिंज की चौड़ाई भी इंक्रीज होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन मेरा 11 नंबर में कह रहा है कि फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का जो संवेग होता है वह क्या होता है? पहला ऑप्शन दे h न्यू, और दूसरा अंतर है h/k⁰ और तीसरा अंतर है h⁻/c और चौथा अंतर है mc², ठीक है। तो देखिए
फोटोन का जो संवेग होता है दोस्तों वह क्या होता है एच न्यू बटा के सी होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एच न्यू बटा के सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यही अगर फोटोन का ऊर्जा अगर पूछा जाता है तो ई बराबर जो होता है वह एच न्यू होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगर आपको ऊर्जा पूछा जाएगा तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे संवेग यानी मोमेंटम पूछा जा रहा है तो एच न्यू बटा के सी हो जाता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी किस कलर के लिए वेवलेंथ जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है। लाल कलर के लिए, पीला के लिए, नीला के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाल कलर के लिए जो होता है, लाल रंग के लिए जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किसका जो होता है जो डेविएशन जो होता है, किस कलर का डेविएशन जो होता है वह सबसे कम होता है, तो वह लाल कलर के लिए ही होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बराबर होता है किसके बराबर होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लैम्डा को अगर आप इंक्रीज करिएगा तो यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू हो जाता है वह डिक्रीज होता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, आप लैम्डा को इंक्रीज करिएगा तो म्यू का जो मान होगा, अपवर्तनांक का जो मान होगा वह डिक्रीज करता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे घटता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह दोनों में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मेरा 15 नंबर में कह रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तन नहीं होता है इसके, यानी एक वर्णीय प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो परिवर्तन किस में नहीं होगा, आयाम में, तरंग दैर्ध्य में, वेग में, आवृत्ति में। तो आवृत्ति में जो होता है, फ्रीक्वेंसी में जो होता है वह परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति में। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक वर्णीय प्रकाश जा रहा है तो उसका जो परिवर्तन क्या नहीं होगा, तो आवृत्ति में चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बाकी मेरा आयाम हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, वेग हो गया, ये सभी में जो है चेंजेज आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में जो है चेंजेज नहीं आएगा। तब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि पूरे चक्कर के लिए प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का औसत परिणामी मान होता है। पहला ऑप्शन रहा अनंत, दूसरा में रहा 0, और तीसरा में रहा 2E0 बटा के पाई, और चौथा में रहा -2E0 बटा के पाई। ठीक है, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का जो औसत परिणामी मान होता है वह कितना होता है, तो वह 0 के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे आधे चक्कर के लिए प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का औसत परिणामी मान पूछा जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, 2E0 बटा के पाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए पूछे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में 17 नंबर में कह रहा है कि निम्न में किस में भंवर धाराएं यानी ईडी करंट का प्रयोग किया जाता है, यानी ईडी करंट का जो प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, तो रेल गाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में, प्रेरणा भट्ठी में, विद्युत शक्ति मीटर में, इनमें से सभी। ठीक है, यानी ईडी करंट का जो प्रयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है, तो इनमें सभी में किया जाता है, यानी रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में, प्रेरणा भट्ठी में और विद्युत शक्ति मीटर में, यह सभी में जो है प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन मेरा 18 नंबर में कह रहा है कि यदि दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी डी स्मॉल डी हो, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, और स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी डी हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहले भी आपको बताया फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है वो लैम्डा डी बटा के डी होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दे रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा वह लैम्डा डी बटा के डी हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लैम्डा डी बटा के डी, यह डी जो है क्या है, तो दो कला स्रोतों बीच की जो स्रोतों के बीच की दूरी है वह स्मॉल डी है, और कैपिटल डी है जो स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यही पीछे प्रश्न में पूछा गया था कि अगर आप स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, तो यह भी बढ़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि किसी अवरोध की
कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है व्यतिकरण। तो किसी अवरोध की कोर से जो प्रकाश का मुड़ना जो होता है वह क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे विवर्तन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विवर्तन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज आपको हम काफ़ी ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जो है आपका फिजिक्स का आपको पूरी तरह से आप तैयारी कर सके महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है आपका गेस किया हुआ प्रश्न आपको बताया गया है, तो जल्दी से आप उसे देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है फिजिक्स का अच्छी तैयारी हो सके। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में करें, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या शक्ति? ठीक है, तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, अगर करंट कोई वायर है, इसमें करंट फॉलो हो रहा है, तो वह जो प्रतिरोध जो होता है इस करंट को जो होता है फॉलो होने में इसे रोकता है। ठीक है, उसी को जो है प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो उसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर 21 में करें, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? लोहा, नाइक्रोम, चांदी या रबर? तो देखिए आपको जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह चांदी होता है। ठीक है, सिल्वर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, चांदी। अगला क्वेश्चन मेरा 22 नंबर 22 में कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है? तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक। यही अगर आपसे एमीटर पूछा जाता, एमीटर का प्रतिरोध होता है तो वह जो होता है कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। वोल्ट मीटर का काम क्या है? तो वोल्ट मीटर का जो है विभवांतर मेजर करता है। ठीक है, यह जो है श्रेणी क्रम यह जो होता है परिपथ में किस तरह से जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आप यह सभी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध होता है तो बहुत अधिक होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 23 नंबर में करा कि स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक होता है? कूलॉम होता है, वोल्ट होता है, हेनरी होता है, इनमें से कोई नहीं? तो सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी। तो इसे एच से डिनोट करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कूलॉम किसका होता है? तो चार्ज का होता है। वोल्ट किसका होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ठीक है, और हेनरी जो हो गया सेल्फ इंडक्शन का हो गया एसआई मात्रक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में 24 नंबर में करें कि किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का? तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है दोस्तों वह विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विद्युत ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी मदद हो सके। ठीक है, और यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को जल्दी से जल्दी उन्हें वो भी देखें, ताकि उनका भी अच्छा प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा जो है अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 में कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है? यानी विद्युत हीटर बनाने के लिए तार की कुंडली का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा तत्व होता है? ठीक है, तांबा होता है, टंगस्टन होता है, नाइक्रोम होता है या जस्ता होता है? तो विद्युत हीटर बनाने के लिए तार का कुंडली जो होता है वह जो है नाइक्रोम के तार से बनाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम का जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे करंट फ्लो होता है, तो वह जो होता है वायर जो होता है कुंडली जो होता है गर्म हो जाता है, जिससे कि जो है उष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो नाइक्रोम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, टंगस्टन जो होता है विद्युत बल्ब के में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल्ब में जो होता है जिसका फिलामेंट बना जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। विद्युत हीटर में कुंडली जो बना होता है किस तत्व का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन में 26 नंबर 26 में कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है या एम्पियर होता है? तो जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर हमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है, तो प्लीज़ आप इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो प्लीज़ आप इस सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।